नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। अगले टॉपिक की बात करें तो एक बार टॉपिक आता है हमारे सामने एक जनन तंत्र। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम की दृष्टि से। सबसे पहले बात करें कि जनन तंत्र मानव में क्यों आवश्यक है। देखिए, जनन तंत्र के बिना कोई भी प्राणी हो धरती पर, वो प्राणी किसी भी अपनी संतान उत्पत्ति नहीं कर सकता। उसके लिए विशेष प्रकार का तंत्र उनके शरीर में होना जरूरी है। हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं मानव जनन तंत्र, तो मानव में भी विशेष प्रकार का एक तंत्र पाया जाता है, जिन तंत्रों के माध्यम से व्यक्ति संतान उत्पत्ति की क्रिया करता है और अपनी पीढ़ी को बनाए रखता है। अपनी संतान उत्पत्ति के द्वारा अपनी पीढ़ी को आगे से आगे बढ़ाता रहता है, वंश को आगे से आगे बढ़ाता रहता है। तो यहाँ पर हम जनन तंत्र में दो भाग पढ़ेंगे। एक होता है नर जनन तंत्र, दूसरा होता है मादा जनन तंत्र। बिल्कुल साफ सुथरे डायग्राम बने हुए, आप अच्छे से समझ पाओगे। और बिल्कुल अपन बेसिक चीजें ले रहे हैं और जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है वही चीजें ले रहे हैं। ज्यादा डीपली भी काम का नहीं है, हम मीडियम सारी चीजें पूरी देख लेंगे एक बार। तो नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र को दो भागों में बांट दिया गया। अब इनका हम कंपैरिजन करते हुए आराम से पूरा अध्ययन करते हैं। सबसे पहले मैं डायग्राम एक बार हटा लेता हूं, आपको बताता हूं कि सबसे पहले बात करें नर जनन तंत्र की, और इसी के अनुपात में हम इसी की तुलनात्मक रूप से ले रहे हैं मादा जनन तंत्र। दोस्तों, हम इन दोनों की तुलना करके पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आएगा और आप कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि इन दोनों चीजों में समानताएं हैं। तो समानता से हम कोई चीज पढ़ते हैं तो हमें अच्छे से याद भी रहती है। चलिए, तो आप इनकी स्क्रीनशॉट भी लेते रहिएगा, नोट्स भी बनाते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। सबसे पहले बात करते हैं नर जनन तंत्र की। तो नर जनन तंत्र है, उसको मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया गया है। एक होते हैं प्राथमिक लैंगिक अंग और दूसरे होते हैं द्वितीयक लैंगिक अंग। अब जो प्राथमिक लैंगिक अंग है उसमें मुख्य रूप से काम करता है वृषण। वृषण हमारे शरीर की कौन सी संरचना है? देखिए, वृषण जो है ये संरचना है, डायग्राम में आप देख पा रहे हो, ये वृषण है। तो मनुष्य में, नर में एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं, जो किसके अंदर उपस्थित होते हैं? वृषण कोश में उपस्थित होते हैं। वृषण किस में उपस्थित होते हैं? वृषण कोश में उपस्थित होते हैं। अब ये जो वृषण होते हैं, एक जोड़ी वृषण, इन वृषणों का क्या काम होता है? तो इनका क्या काम होता है? देखिए, वृषण का काम क्या होता है? इसका पहला काम होता है शुक्राणुओं का निर्माण करना। जी हाँ दोस्तों, जो शुक्राणु शरीर में बनते हैं, जिनके द्वारा संतान उत्पत्ति की जाती है, एक ऐसे कह सकते हैं कि नर जनन कोशिका। तो नर जनन कोशिका जो है वो शुक्राणु है, और शुक्राणु की उत्पत्ति कहाँ से होती है? वृषणों के द्वारा होती है। तो वृषण के मुख्य रूप से पहला काम आ गया शुक्राणुओं का निर्माण करना। और दूसरा काम होता है वृषण का, वो होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्राव करना। यानी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो कि नर के अंदर विभिन्न प्रकार के गुण पैदा करता है, लक्षण पैदा करता है, उसे कहते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ये हार्मोन 13 वर्ष से लेके उसके बाद की उम्र में ये हार्मोन बनना प्रारंभ हो जाता है, और इसी हार्मोन को हम यौवन आरंभ के लक्षणों की उत्पत्ति देखते हैं। यौवन आरंभ की स्थिति में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की उत्पत्ति होती है, और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के स्त्राव की वजह से ही मनुष्य में अनेक प्रकार के, नर में अनेक प्रकार के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। लक्षणों की बात करें तो मुख्य रूप से जनन ग्रंथियों का विकास होना, जनन तंत्र का विकास हो जाना, दाढ़ी मूछें आ जाना, है ना, प्यूबिक क्षेत्र जो होता है वहां पर बालों का आना, और श्वेत ग्रंथियां होती हैं जिनको अपन तेलीय ग्रंथियां कहते हैं, तो उनसे एक तेलीय पदार्थ निकलना प्रारंभ हो जाता है। मुंह पर, चेहरे पर मुहासे होने लग जाते हैं, फुंसियां होने लग जाती हैं। तो उन सब के लिए उत्तरदायी कौन होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और जब यह हार्मोन किशोर अवस्था के प्रारंभ में स्टार्ट होता है तो अजीब प्रकार की बेचैनी उत्पन्न होती है व्यक्ति को, और भी अनेक प्रकार के लक्षण और विचार उत्पन्न होने लगते हैं। तो प्राथमिक लैंगिक अंग में मुख्य रूप से कौन काम करेगा? वृषण। वृषण का काम क्या रहेगा? एक तो शुक्राणुओं का निर्माण करना, जो कि नर जनन कोशिका होती है, और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्राव करना। अब कितने शुक्राणुओं का निर्माण करेगा? ये शुक्राणुओं का जब निर्माण करता है वृषण, तो ये करोड़ों की तादाद में करता है। यानी एक बार में करोड़ों के शुक्राणु बनते हैं। भाई, करोड़ों शुक्राणु की क्या जरूरत पड़ गई? क्योंकि जब ये शुक्राणु मादा योनि में प्रवेश करते हैं, गर्भाशय में जाते हैं, निषेचन की क्रिया करते हैं, यहाँ पर शुक्राणु छोड़े जाते हैं। जब ये शुक्राणु यहाँ से होते हुए अंडाणु तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, तो योनि का जो माध्यम होता है वो अम्लीय माध्यम होता है। लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाए जाते हैं, उनकी वजह से लैक्टिक अम्ल बनता है, और लैक्टिक अम्ल के कारण योनि का माध्यम कैसा होता है? खट्टा होता है, अम्लीय होता है। और अम्लीय माध्यम होने के कारण जो शुक्राणु है पूर्ण रूप से यहाँ गति करते हुए अंडाणु तक नहीं पहुंच पाते। उनमें से कई सारे शुक्राणु जो होते हैं वो मर जाते हैं। एक ही शुक्राणु होता है वो कहाँ पहुंच पाता है? अंडाणु तक पहुंच पाता है। इसीलिए वृषण द्वारा एक शुक्राणु पैदा न कर करोड़ों शुक्राणु उत्पन्न किए जाते हैं। ठीक है,
दूसरा इसका था टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव करना। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के जो प्रभाव है वो नर के ऊपर क्या दिखाई देते हैं, मैंने आपको बता दिया है। दाढ़ी मूंछें आना, जनन क्षेत्र का विकास होना, प्यूबिक क्षेत्रों में बालों का आना, श्वेत ग्रंथियों का निर्माण होना, है ना, और ये भी, और शरीर में अनेक प्रकार की बेचैनी उत्पन्न होना, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के लक्षण होते हैं, इस हार्मोन के प्रभाव होते हैं। आगे बात करते हैं द्वितीयक लैंगिक अंग। तो नर जनन तंत्र में द्वितीयक लैंगिक अंग के रूप में कौन कौन काम करते हैं, एक बार सबका एक साथ देख लेते हैं। इसमें काम करते हैं वृषण कोष, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि, मूत्रमार्ग और शीशन। अभी डायग्राम में कहा देखिए, सबसे पहले वृषण कोष, ये रहा वृषण कोष, बाहरी थैलेनुमा संरचना होती है। वृषण कोष जो है ये वृषण इसके अंदर संचित होते हैं और बाहरी शरीर के एक थैलेनुमा संरचना होती है जिसके अंदर वृषण स्थिर होते हैं। अब ये थैलेनुमा संरचना का काम क्या होता है, वृषण कोष जो होता है इसका मुख्य काम होता है तापमान को नियंत्रित करना। जी हाँ दोस्तों, शुक्राणुओं को निर्माण के लिए टेम्परेचर बहुत कम चाहिए, बहुत कम टेम्परेचर पे इनका निर्माण होता है। यानी ऐसे कहें तो शरीर के अन्य भागों की तुलना में यहाँ का तापमान बहुत कम होता है, और यहाँ का तापमान कम होता है इसीलिए यहाँ शुक्राणुओं का निर्माण हो पाता है। तो वृषण कोष का काम क्या होता है, एक काम तो होता है कि वृषणों के अंदर तापमान को कम करना, दूसरा काम होता है वृषणों को स्थिर रखना। वृषण कोष के अंदर वृषण स्थित होते हैं तो इनको स्थिर रखने का कार्य करता है। दूसरा बात करते हैं शुक्रवाहिनी। तो डायग्राम से हम देख पा रहे हैं कि शुक्रवाहिनी ये जा रही है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये है शुक्रवाहिनी। दोस्तों, जो शुक्राणु वृषण कोष में बनेंगे या वृषण के अंदर जो शुक्राणु बनेंगे उन शुक्राणुओं को ले जाने का कार्य कौन करती है, शुक्रवाहिनी करती है। तो शुक्रवाहिनी का काम क्या है, वृषण से शुक्राणुओं को लाना। कहाँ पे लाकर छोड़ती है, ये वृषण से शुक्राणुओं को लाकर छोड़ती है शुक्राशय में। तो मुख्य रूप से शुक्रवाहिनी का एक ही काम होता है, इसका काम होता है वृषण से शुक्राणुओं को शुक्राशय में लेकर आना। आगे बात करते हैं शुक्राशय। तो शुक्राशय क्या है, शुक्राशय एक थैलीनुमा संरचना, देखिए थैलीनुमा संरचना है कि नहीं, थैलीनुमा संरचना होती है, इनके अंदर शुक्राणुओं का संग्रहण होता है। देखिए शुक्राणुओं का जो संग्रहण है वो कहाँ होता है, शुक्राशय में होता है। और शुक्राशय से एक सफेद पदार्थ भी निकलता है जो कि शुक्राणुओं के साथ में मिल जाता है, और शुक्राणुओं के साथ मिलने के कारण उसको एक नया नाम दे देते हैं जिसको कहते हैं वीर्य। और वीर्य के अंदर क्या होते हैं, शुक्राणु होते हैं। तो तरल पदार्थ, एक सफेद पदार्थ का निर्माण होता है, वो कहाँ होता है, शुक्राशय में होता है। ठीक है, तो शुक्राशय का काम क्या हो गया भाई, शुक्राणु को संग्रहण करना, शुक्राणु को स्थिर रखना। तीसरा आ रहा है अपना अंग प्रोस्टेट ग्रंथि। तो प्रोस्टेट ग्रंथि, ये रही प्रोस्टेट ग्रंथि, ये देखिए प्रोस्टेट ग्रंथि। अभी प्रोस्टेट ग्रंथि क्या करती है, ये वीर्य का निर्माण करती है। शुक्राशय से कुछ तरल पदार्थों का निर्माण हुआ था, प्रोस्टेट ग्रंथि से एक और तरल पदार्थ का निर्माण होता है, और वो तरल पदार्थ भी किस में मिल जाता है, वीर्य में मिल जाता है। अब ये जो तरल पदार्थ है, ये जो इसके अंदर मिल रहे हैं, ये तरल पदार्थ क्या करेंगे, ये जब शुक्राणुओं को यहाँ छोड़ा जाता है, जब शुक्राणु मादा जननांग में योनि में छोड़े जाते हैं, तो शुक्राणु जब यहाँ से गति करते हुए जाते हैं तो इनकी ऊर्जा जो है वो कम नहीं हो, इनकी ऊर्जा जो है वो कम नहीं हो। इनकी ऊर्जा बढ़ाने के लिए, इनकी ऊर्जा बढ़ाने के लिए ऊर्जा मिलती है, वो ऊर्जा कहाँ मिलती है, वो मिलती है प्रोस्टेट ग्रंथि से निकलने वाले पदार्थ से। जब शुक्राणु यहाँ से अंडाणु तक पहुंचेंगे तो इनको जो ऊर्जा देने का कार्य करता है, ऊर्जा देने का कार्य कौन करता है, प्रोस्टेट ग्रंथि से निकलने वाला पदार्थ। ये क्या करता है, शुक्राणुओं को गति और ऊर्जा प्रदान करता है। फिर बात करते हैं मूत्र मार्गी की। तो देखो मूत्र, शुक्रवाहिनी जो है आगे जाकर देखो मूत्र नली में मिल जाती है, शुक्रवाहिनी आगे जाकर मूत्रवाहिनी में मिल जाती है, अर्थात मूत्रवाहिनी और शुक्रवाहिनी एक हो जाते हैं, इसको कहते हैं स्खलन नलिका। ठीक है, ये क्या करती है, मूत्र नलिका द्वारा मूत्र और शुक्राणु दोनों का उत्सर्जन होता है, और ये मूत्र छिद्र द्वारा शरीर से बाहर कर दिए जाते हैं। तो मूत्र मार्ग का काम क्या है, पहला तो शुक्राणु और मूत्र दोनों का उत्सर्जन करना, यह है मूत्र मार्ग। ये शीशन के द्वारा जाता हुआ आगे शीशन छिद्र द्वारा शरीर से बाहर कर दिए जाते हैं। फिर आता है शीशन। तो शीशन, जैसा कि आप देख पा रहे हो चित्र में, शीशन एक बेलनाकार अंग होता है। ठीक है, ये उत्थानशील अवस्था में, जब ये उत्थानशील अवस्था में होता है तो बिल्कुल सीधा हो जाता है, और उत्थानशील अवस्था में सीधा होकर जो मादा जनन तंत्र होता है, मादा जनन तंत्र में यहाँ पर शुक्राणुओं को छोड़ता है। ये जो चित्र है ये आंतरिक चित्र है, इसको आगे बढ़ाया जाए यहाँ पर तो ये 8 से 10 सेंटीमीटर लंबी संरचना बनती है, और इसी संरचना को कहा जाता है योनि। तो जो शुक्राणुओं का स्त्राव होता है वो योनि में होता है, यहाँ तक होता है। यहाँ पर जब शुक्राणु छोड़ दिए जाते हैं तो वो योनि ग्रीवा द्वारा कहाँ चले जाते हैं, अंडाणु के पास चले जाते हैं। तो ये उत्थानशील अवस्था में तो क्या करता है, शुक्राणुओं को कहाँ पहुंचाता है, मादा जननांग में पहुंचाने का कार्य करता है।
तो उत्थानशील अवस्था में तो ये मादा मैथुन अंग के रूप में काम करता है। मैथुन अंग का मतलब होता है कि शुक्राणुओं को यहाँ पे लाके छोड़ना, ठीक है। और एक क्रिया, जिस क्रिया के द्वारा शुक्राणु सीसन के द्वारा निर्गमित होते हैं, उस क्रिया को कहते हैं मैथुन क्रिया। और मैथुन क्रिया में मैथुन अंग के रूप में काम करता है सीसन। तो एक बेलनाकार अंग होता है, इसका काम होता है उत्थानशील अवस्था में तो ये मैथुन अंग के रूप में काम करता है। और जब ये शिथिल अवस्था में होता है, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हो, तो शिथिलन अवस्था में ये क्या करता है, मूत्र विसर्जन का कार्य करता है। यानी शरीर के अंदर जितना भी मूत्र बना हुआ है उस मूत्र को शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है। अब जो सीसन होता है, इसका प्रमुख कार्य क्या है? क्या इसका प्रमुख कार्य मूत्र विसर्जन करना ही है? नहीं, इसका जो प्रमुख कार्य होता है वो होता है वीर्य को मादा जननांग में पहुंचाना। यानी जो वीर्य बनता है, यानी यहाँ शुक्राणु का निर्माण होता है, उन शुक्राणुओं को ये उत्थानशील अवस्था में आकर कहाँ पहुंचा देता है, मादा जननांग। और मादा जननांग क्या है, ये रहा आपके पास डायग्राम। तो यहाँ पे लाके छोड़ता है, जिसको अपन कहा जाता है योनि, यहाँ पे लाके छोड़ता है, ठीक है। अब ये तो हो गया नर जनन तंत्र। अब बात करते हैं मादा जनन तंत्र के बारे में। देखिए, मादा जनन तंत्र का डायग्राम आप देख पा रहे हो, इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि मादा जनन तंत्र में कौन कौन से अंग कार्य करते हैं। तो देखो, जिस प्रकार नर जनन तंत्र में प्राथमिक अंग लैंगिक अंग के रूप में काम करते थे वृषण, तो वैसे के वैसे मादाओं में प्राथमिक लैंगिक अंग के रूप में काम करते हैं अंडाशय। ये देखिए, एक जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं मादाओं में। जिस प्रकार नर में एक जोड़ी वृषण पाए जाते थे, उसी प्रकार मादा में एक जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं। ये रहे बाईं तरफ और दाईं तरफ, दोनों तरफ एक एक अंडाशय पाए जाते हैं। अब जो अंडाशय होता है उसका काम क्या होता है? देखो, अंडाशय के अंदर पाई जाती है छोटी छोटी अंडाशय पुटिकाएं, और ये अंडाशय पुटिका क्या करती है, अंडाणुओं का निर्माण करती है। अंडाशय पुटिकाएं अंडाणु का निर्माण करती है और इनमें अंडाणुओं का लगातार निर्माण होता रहता है। तो अंडाशय का काम होता है पहला तो अंडाणुओं का निर्माण करना, दूसरा काम होता है प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन का निर्माण करना। दो हार्मोन बनते हैं मादाओं में, एक होता है प्रोजेस्टेरॉन, दूसरा होता है एस्ट्रोजन। तो प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन हार्मोन किससे निर्मित होते हैं? अंडाशय से स्रावित होते हैं। अब इन हार्मोनों का क्या काम होता है? इन हार्मोनों का काम होता है मादाओं में गौण लैंगिक लक्षणों का निर्माण करना। अर्थात जब यौवन आरंभ होता है, किशोरावस्था स्टार्टिंग होती है 12 से लेके आगे की उम्र, तो 12 वर्ष से 13 वर्ष के ऊपर की आयु स्टार्ट होती है, तब प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन हार्मोन का निर्माण बनना शुरू हो जाता है। और इन हार्मोन की वजह से मादाओं में अनेक सारे लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे स्तनों का विकास होना, प्यूबिक क्षेत्रों में बालों का आना, आवाज का पतली होना और कमर के क्षेत्र का चौड़ा होना। ये सारे किसके गुण होते हैं, किसके लक्षण होते हैं? प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोनों का निर्माण होना। इनके स्त्राव के कारण ये सारे लक्षण हमें दिखाई देते हैं। और दूसरी, श्वेत ग्रंथियों का निर्माण, जो तेलीय ग्रंथियां होती है, उनका निर्माण भी प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण शुरू हो जाता है। अब जो अंडाशय होता है वो अंडाणु का निर्माण करता है, और मादाओं के अंदर जो ये अंडाणु होते हैं महीने में एक बार यहाँ से गति करते हुए बाहर निकलते हैं। तो इन अंडाणुओं को अंडाशय से निकलकर उसके बाद में ये शुक्राणु से क्रिया करने के लिए बाहर आते हैं। जब ये महीने में एक बार अंडाणु क्रिया करने के लिए जब बाहर आता है और किसी भी प्रकार की शुक्राणु से इसकी क्रिया नहीं होती है, तो शुक्राणु की क्रिया जब नहीं होती है तो यहाँ पर ये इसके आंतरिक स्तर पर चिपक जाता है यहाँ पर, और पूरी गर्भाशय के आंतरिक स्तर में फैल जाता है, इधर और इधर। जब ये आंतरिक स्तर में फैल जाता है तो कुछ निश्चित समय अवधि बाद में गर्भाशय की आंतरिक दीवारों को छीलते हुए ये शरीर से बाहर निकल जाता है, जिसमें रक्त स्राव होता है, रक्त का स्राव होता है। और इसी प्रक्रिया को कहा जाता है रजोधर्म। यदि किसी मादाओं में रजोधर्म की क्रिया नहीं होती है तो वो किसी भी अवस्था में मां नहीं बन सकती, अर्थात उनमें शुक्राणु अंडाणु से क्रिया नहीं कर सकते। तो रजोधर्म की क्रिया के लिए क्या आवश्यक है? अंडाणु का निर्माण होना और अंडाणु की शुक्राणु से क्रिया नहीं होना। यदि अंडाणु शुक्राणु से क्रिया कर लेता है तो रजोधर्म की क्रिया जो है वो बंद हो जाती है। और रजोधर्म की क्रिया जो है, इनको मासिक चक्र भी कहा जाता है, एमसी भी कहा जाता है, मंथली सर्कल भी कहा जाता है। तो रजोधर्म की क्रिया के समय अंडाणु जो है वो गर्भाशय की दीवारों से चिपकता है और रजोस्राव के रूप में शरीर से बाहर निकलता है। तीसरा बात करें द्वितीयक लैंगिक अंग, तो मादाओं में द्वितीयक अंग लैंगिक अंग के रूप में काम करते हैं अंडवाहिनी। ये रही अंडवाहिनियां, दो अंडवाहिनियां होती है, एक होती है दाईं तरफ, दूसरी होती है बाईं तरफ। दो अंडवाहिनियां होती है, ये दोनों अंडवाहिनियां आगे जाकर किसमें खुलती है? गर्भाशय में खुलती है। ये वाला भाग जो होता है, ये वाला भाग गर्भाशय में होती है। गर्भाशय का जो ऊपर वाला भाग होता है वो चौड़ा होता है, नीचे का भाग जो होता है संकरा होता है। तो अंडवाहिनी का काम क्या होता है? अंडवाहिनी का काम होता है, ये कुंडलित नलिकाकार अंग है, कुंडलित देखिए मुड़ा हुआ है, और अंडाणु जो है वो गर्भाशय तक लाने का कार्य करती है। जो अंडाणु जो होते हैं उनको कहां तक लाने का कार्य करती है?
गर्भाशय तक लाने का कार्य करती हैं। अब जरूरी नहीं अंडाणु इससे बने, इससे भी बन सकते हैं। जब अंडाणु इनसे बनेंगे तो इससे नहीं बनेंगे, और जब इनमें से अंडाणु उत्सर्जित हो जाएगा तो फिर इससे नहीं होगा। दूसरा काम होता है अंडवाहिनी का, एक और बता देता हूं, अनुकूलित वातावरण अनुकूलित करना। अनुकूलित वातावरण का मतलब होता है जब निषेचन की क्रिया होती है, शुक्राणु इसके साथ आकर क्रिया करता है, तो जो वातावरण है यहाँ का, कई सारे पदार्थ है, कई सारे ऐसे लवण है या रासायनिक पदार्थ है, हार्मोन है, बहुत सारी चीजें उत्सर्जन करने का कार्य जो है ये भी कौन करती है, अंडवाहिनी करती है। फिर बात करते हैं गर्भाशय की। तो गर्भाशय एक थैलीनुमा संरचना, देखिए थैलीनुमा संरचना, ये अंदर का पूरा भाग गर्भाशय है, थैलीनुमा संरचना है। निषेचित भ्रूण का विकास यहाँ होता है और प्लेसेंटा का रोपण भी यहाँ होता है। यदि शुक्राणु अंडाणु से क्रिया कर लेता है तो जो भ्रूण होगा, जो भ्रूण बनेगा, यानी शुक्राणु और अंडाणु जब आपस में क्रिया कर लेगा तो इस प्रकार की कोशिका बनेगी, इस प्रकार अंडनुमा संरचना बनेगी। इसको कहा जाता है भ्रूण। तो भ्रूण का विकास कहाँ होगा, ये भी गर्भाशय के अंदर होगा। और जब भ्रूण का विकास होगा तो वो एक निश्चित संरचना द्वारा मां के गर्भाशय से जुड़ जाएगा, और निश्चित संरचना को कहा जाता है प्लेसेंटा। इसको प्लेसेंटा भी कहा जाता है, इसको आंवल भी कहते हैं। तो दोनों होते हैं, प्लेसेंटा कहिए या फिर आंवल कहिए। आगे बात करते हैं योनि की। तो देखिए जो ग्रीवा होती है, ग्रीवा के आगे का पूरा भाग जो होता है, ये 8 से 10 सेंटीमीटर लंबा भाग जो होता है नलिकाकार, उसको कहा जाता है योनि। तो 8 से 10 सेंटीमीटर लंबी नाल होती है जिसको योनि कहा जाता है। ये स्त्रियों में मैथुन अंग के रूप में कार्य करती है। मैथुन अंग का मतलब हुआ शिशन को धारण करना, अर्थात शिशन को धारण करने की क्रिया कौन करती है, योनि। शिशन को धारण करती है, तभी जाके जो शिशन द्वारा शुक्राणु है वो योनि में यहाँ मार्ग, इस मार्ग पर छोड़े जाते हैं। यहाँ जाने के बाद में शुक्राणु गति करते हुए आगे जाते हैं। रजोस्राव और प्रसव में शिशु निकास मार्ग। योनि का और क्या काम रहेगा, योनि का एक प्रमुख काम होता है कि रजोधर्म के समय जो रक्त निकलता है उसको शरीर से बाहर निकालने के लिए रास्ता प्रदान करना, और प्रसव के समय जब शिशु का जन्म होता है तो शिशु के जन्म के समय शिशु को बाहर निकलने के लिए मार्ग प्रदान करना। अब एक विशेषता पाई जाती है मादा जनन तंत्र में, और वो विशेषता यह है कि मादा योनि में लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु भी पाए जाते हैं। अब ये लैक्टोबैसिलस जीवाणु क्या करते हैं, इनकी उपस्थिति होती है और ये लैक्टिक अम्ल का निर्माण करते हैं। लैक्टिक अम्ल का निर्माण करते हैं। लैक्टिक अम्ल क्यों चाहिए योनि में, लैक्टिक अम्ल के कारण क्या होता है, योनि में किसी भी कारण से किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं होता है। वरना क्या होता है कि कई प्रकार के लिक्विड और द्रव के कारण उनमें इन्फेक्शन हो सकता है, किसी प्रकार की बीमारी हो सकती है। लेकिन योनि में पाए जाते हैं लैक्टोबैसिलस जीवाणु जो क्या करते हैं, लैक्टिक अम्ल का निर्माण करते हैं, जिससे उसकी सुरक्षा रहती है। और योनि का जो स्थान होता है वो मूत्राशय और मलाशय के मध्य होता है, यानी मलाशय नीचे की तरफ और मूत्राशय थोड़ा ऊपर की तरफ, बीच में जो भाग पाया जाता है वो होता है मादा जनन तंत्र। ठीक है दोस्तों, हमने कुल मिला के नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र दोनों अच्छे तरीके से पढ़ लिए, बहुत ही अच्छे डायग्राम से भी हमने समझ लिया है। और मुझे पूरी आशा है कि अब आपने जब समझ लिया है अच्छे से तो शायद अब कभी नहीं भूलोगे, पूरा आपको अच्छे से डायग्राम द्वारा समझ में आ गया होगा। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जितने भी वीडियो बनते हैं उनको एक बार अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।